सिद्धा एक पल में गेट के आसपास घूम रहा था जब मिस्टर शिवशंकर अपने घर के सामने वेरांडे पर खड़े नौकर समस्या पर विचार कर रहे थे। सर, क्या आपको नौकर चाहिए? सिद्धा ने पूछा। अंदर आ जाओ, मिस्टर शिवशंकर ने कहा। जैसे ही सिद्धा ने गेट खोला और अंदर आया, मिस्टर शिवशंकर ने उस पर नजर डाली और खुद से कहा, बुरे तो नहीं दिखता, फिर भी इस व्यक्ति का तो साफ सुथरा रूप दिखता है। तुम पहले कहाँ थे? उन्होंने पूछा। सिद्धा ने कहा, वहां एक बंगले में, और एक अनिर्दिष्ट कहीं का संकेत दिया, डॉक्टर के घर में। उसका नाम क्या है? मुझे नहीं पता मास्टर, सिद्धा ने कहा। वह बाजार के पास रहता है। उसने तुम्हें क्यों बेजार किया? उन्होंने शहर छोड़ दिया था मास्टर, सिद्धा ने कहा, सामान्य उत्तर देते हुए। मिस्टर शिवशंकर को फैसला करने में असमर्थ थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। उन्होंने सिद्धा की तरफ देखा और कहा, मेरे ख्याल से वह दूसरों से बुरा नहीं दिखता जैसा हमारे पास पहले रह चुके हैं। लीला, उनकी 5 साल की बेटी, आई और सिद्धा की ओर देखते ही आनंद के साथ चिल्लाई, ओह पिताजी, उसने कहा, मुझे वो पसंद है, उसे दूर न भेजें, हम उसे अपने घर में रखें। और इससे सिद्धा का भाग्य तय हो गया। सिद्धा को रोजाना 2 भोजन और माह में 4 रुपए मिलते थे, जिसके बदले में वह कपड़े धोता, बगीचा संभालता, मैडम के काम करता, लकड़ी काटता और लीला की देखभाल करता। सिद्धा, आओ खेलें, लीला चिल्लाई, और सिद्धा कोई भी काम जो भी कर रहा हो, उसे छोड़कर उसके पास दौड़ना पड़ता था। जब वह लाल गेंद अपने हाथ में लेकर सामने के बगीचे में खड़ी रहती, उसका साथ होना उसे अत्यंत खुशी देता था। वह गेंद उसकी ओर फेंकती और उसे वापस फेंकता, और फिर वह कहती, अब गेंद को आकाश में फेंको। सिद्धा ने गेंद को पकड़ा, आंखें बंद कर रखीं और गेंद को ऊपर फेंक दिया। जब गेंद फिर से नीचे आई तो उसने कहा, अब यह चांद पर छू गई है और वापस आ गई है। तुम देखो, यहाँ चांद का थोड़ा सा टुकड़ा लग रहा है। लीला ने गेंद को चांद के संकेतों के लिए जांच लिया और कहा, मुझे नहीं दिख रहा है। तुम्हें बहुत जल्दी करना होगा, सिद्धा ने कहा, क्योंकि यह सब इसी क्षण गैस बनकर वापस चांद को चली जाएगा। अब जल्दी करो। उसने गेंद को अपनी उंगलियों से अच्छी तरह से ढक लिया और उसे एक छोटे से दरार से लीला को उसके माध्यम से झांकने दिया। अच्छा है, लीला ने कहा, मैं चांद को देखती हूँ, लेकिन क्या चांद बहुत भीगा होता है? बिल्कुल, सिद्धा ने कहा। आसमान में क्या है सिद्धा? भगवान, उसने कहा। अगर हम छत पर खड़े होकर बाहर जाएं, क्या हम आसमान को छू सकते हैं? यहाँ छत पर खड़े होकर नहीं, उसने कहा, लेकिन अगर तुम नारियल के पेड़ पर खड़े हो जाते हो तो तुम आसमान को छू सकते हो। क्या तुमने ऐसा किया है? लीला ने पूछा। अब मेरे साथ आओ, उसने कहा, और उसे बैकयार्ड में ले गया। वह कुएं के पास रुका और ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां चांद भी था। लीला हाथ ताली बजाकर चिल्लाई, चांद यहाँ, पहले वहां था, ये कैसे हुआ? मैंने इसे हमारे पीछे आने को कहा था। लीला भागकर अपनी मां को बताई, सिद्धा चांद को जानता है। संध्या के बाद उसने उसे अपने कमरे में ले जाया। वह एक डिब्बे में कैटलॉग, चित्रित किताबें और पेंसिल के टुकड़े भरे हुए थे। सिद्धा को सिखाने में लीला को बड़ी खुशी होती थी। उसने उसे फर्श पर बैठा दिया, उसके उंगलियों के बीच एक पेंसिल रखी और सामने एक कैटलॉग रखा। उसने दूसरी पेंसिल और एक कैटलॉग लिया और आज्ञा दी, अब लिखो। और उसे जो भी वह अपने कैटलॉग के पन्नों में लिखती, उसकी नकल करने की कोशिश करनी पड़ी। उसे अल्फाबेट के 2 या 3 अक्षर आते थे और वह एक प्रकार के बिल्कुल सीधे सीधे बिल्कुल नहीं लिख पाता था। वह उसकी कोशिश करते हुए देखने पर बोली, क्या यही तरीके से मैंने कौवा बनाया? क्या यही तरीके से मैंने बी बनाया? उसे देखकर मुझे तुम्हें दया आई। लेकिन वह धर्मात्मा, जो चांद को नियंत्रित करने में माहिर था, पेंसिल को चलाने में बिल्कुल असमर्थ था। इसलिए यह लगता था कि लीला उसे वहां पिन करके रख देगी, अपनी सीट पर, जब तक उसकी कड़ी, असमर्थ कलाई न टूट जाए। उसे राहत मिली जब उसने कहा, मुझे लगता है तुम्हारी माँ तुम्हें खाने के लिए बुला रही है। लीला ने पेंसिल छोड़ दी और कमरे से बाहर भाग गई और स्कूल की घंटी बज गई। रात के खाने के बाद लीला अपने बिस्तर पर भाग गई। सिद्धा कोशिश करने के लिए तैयार बैठा। उसने उसके पास बिस्तर के पास जमीन पर बैठ लिया और बेहद रोचक कहानियां सुनाई। जंगल में जानवरों की, स्वर्ग में देवताओं की, जादूगरों की, जो सोने के महलों को प्रकट कर सकते थे और उन्हें छोटी सी राजकुमारियों और उनके पालतू जानवरों से भर देते थे। दिन ब दिन वह उसके बहुत करीब चिपकी रही। वह उसके साथ थी जब वह बगीचे में काम कर रहा था या लकड़ी काट रहा था, और जब उसे दूसरे कामों के लिए भेजा जाता था। एक शाम उसने चीनी खरीदने के लिए जाने को कहा। लीला उसके साथ गई। जब वे घर लौटे तो लीला का माँ ने देखा कि लीला के गले में पहने हुए सोने की एक चेन लापता थी। तुम्हारी चेन कहाँ है? लीला ने अपनी कमीज में देखा, खोजी और कहा, पता नहीं,
उसकी माँ ने उसे एक थप्पड़ मारी और कहा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू उसे उतारकर डिब्बे में रख दे। सिद्धा, सिद्धा। कुछ ही क्षण बाद लीला ने चिल्लाया। सिद्धा आया, लेकिन लीला की माँ ने उसे देखा और सोचा कि यह लड़का पहले से ही अजीब दिख रहा है। उसने उसे चेन के बारे में पूछा। उसके गले की थूक सूख गई। वह झपकी और जवाब दिया कि उसे नहीं पता। उसने पुलिस को ले जाने की धमकी दी। वह कुछ क्षण के लिए रसोई में वापस जाना पड़ा, क्योंकि उसने कुछ ओवन में छोड़ दिया था। लीला उसका पीछा करते हुए उसको राहतांगी से बोली, मुझे थोड़ी चीनी दो माँ, मुझे भूख लगी है। जब वे फिर से बाहर निकले और सिद्धा सिद्धा कहने लगे तो कोई जवाब नहीं आया। सिद्धा रात में अंधकार में लुप्त हो गया था। 1 घंटे बाद श्री शिवशंकर घर आए। सभी इस विषय में बहुत उत्तेजित हुए। पुलिस स्टेशन गए और शिकायत कर दी। खाने के बाद लीला सोने से इनकार कर दिया। मैं सो नहीं रही हूं जब तक सिद्धा नहीं आता और मुझे कहानियां नहीं सुनता। मुझे तुम पसंद नहीं आती माँ। तुम हमेशा सिद्धा को गाली देती और परेशान करती हो। तुम इतनी कठोर क्यों हो? लेकिन उसने तो तुम्हारी चेन ले ली। उसे ले लो, कोई बात नहीं, मुझे एक नई चेन मिलेगी, लीला ने कहा और सभी हंस दिए। और फिर श्री शिवशंकर ने सिद्धा से बात की और फिर उसकी पत्नी ने उसे धोखाधड़ी के बारे में कुछ शब्द कहे। उन्होंने उससे पूछा कि चेन कहाँ रखी थी। मैंने नहीं लिया, सिद्धा बेबसी से कहते हुए जमीन की ओर देख रहा था। तो तुम बिना बताए भाग क्यों गए? लीला की माँ ने पूछा। कोई जवाब नहीं था। लीला का चेहरा लाल हो गया। ओह पुलिस वालों, उसे अखेर में छोड़ दो, मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, वह एक चोर है, उसे छोड़ दो, लीला ने गर्व से उत्तर दिया। एक चोर कितना शैतान होता है ये तो तुम्हें भी नहीं पता है, पुलिस इंस्पेक्टर ने टिप्पणी की। अभी भी देर नहीं हुई है, उसे वापस कर दो, मैं उसे जाने दूंगा अगर वह फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। लीला के पिता और माँ भी इस अपील में शामिल हुए। लीला को सारी इस बात से नाफरमानी हुई और उसने कहा, छोड़ दो उसे, वह नहीं लिया चैन। तुम तो बिल्कुल विश्वसनीय गवाह हो, इंस्पेक्टर ने मजाकिया रूप से टिप्पणी की। नहीं, उसने नहीं लिया, लीला चिल्लाई। उसके पिता ने कहा, बेबी, अगर तुम ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करोगी तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर ने कहा, उसे थाने ले जाओ, मुझे लगता है मुझे उसके साथ रात बितानी पड़ेगी। कांस्टेबल ने सिद्धा के हाथ पकड़ लिए और जाने के लिए मुड़ गया। लीला उसके पीछे भागते हुए चिल्लाती रही, उसे मत ले जाओ, उसे यहाँ छोड़ दो, उसे यहाँ छोड़ दो। वह सिद्धा के हाथ में चिपक गई। उसने उसे मूढ़ता से देखा, जैसे एक पशु। श्री शिवशंकर ने लीला को घर में ले जाया। लीला रो रही थी। हर दिन श्री शिवशंकर घर आते वक्त उससे पूछा जाता था, आभूषण का कोई समाचार? और उसकी बेटी से पूछा जाता था, सिद्धा कहाँ है? उसे अभी भी थाने में रखा हुआ है, हालांकि वह बहुत जिद्दी है और आभूषण के बारे में कुछ नहीं कहता। श्री शिवशंकर ने कहा, बहुत ही कठोर फेलो होने का नायक होगा यह। उसकी पत्नी ने ठंड खा ली। अरे, जेल में 1-2 बार जा चुके ये लोग डर खत्म हो जाता है, वे कुछ भी कहने के लिए नहीं रहते। कुछ दिन बाद रसोई में इमली के डिब्बे में हाथ डालते हुए लीला की माँ ने चेन उठा लिया। उसने उसे टैप पर रखकर उस पर लगी इमली की जड़ धो दी। वह बिल्कुल लीला का चेन था। जब उसे दिखाया गया तो लीला ने कहा, यहाँ दो, मुझे चेन पहनना है। यह इमली के डिब्बे में कैसे आया? माँ ने पूछा। कहीं ना कहीं, लीला ने जवाब दिया। क्या तुमने डाला था? माँ ने पूछा। हाँ। कब? पुराने दिनों में, पिछले दिन। फिर क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं पता, लीला ने कहा। जब पिता घर आए और उसे बताया गया तो उन्होंने कहा, बच्चे को अब आभूषण नहीं पहनना चाहिए। क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि मैंने उसे कुछ बार तुम्हारे हाथ में देखा है? कहीं कभी तूने उसे इमली के डिब्बे में नहीं गिरा दिया होगा और इस चक्कर में परेशान हो गए थे सभी। सिद्धा क्या हुआ? माँ ने पूछा। मैं कल इंस्पेक्टर से कह दूंगा, वैसे भी बेशक हम उसे घर में नहीं रख सकते थे।